आरएसएस को घेरने वाले दिग्विजय सिंह को क्या हो गया कि ट्वीट कर दिया और बवाल मचा दिया? क्या हो गया दिग्विजय सिंह को? दिग्विजय सिंह है। मेरी हिम्मत से टकराने की कोशिश न करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। राहुल गांधी ने एक बार दिग्विजय सिंह को अपना गुरु भी बताया था। सिर्फ दिग्विजय सिंह ही ऐसे हैं कांग्रेस में जिनको बड़ी चिंता हो रही है संगठन में बदलाव की? नेता और उपनेता जो है, एक तो पार्टी छोड़ गए, दिग्विजय सिंह को इग्नोर कर ही नहीं सकते। और वो पोस्ट करके बैठते भी किसके बगल में है? शशि थरूर के बगल में बैठे। कोई G23 नया बन रहा है क्या? लेकिन क्या 2029 के चुनाव तक हम नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी हम देख सकते हैं क्या? अब बहन के पास कमान आ जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। एक बार फिर से लेकर आई हूं आपके लिए रिपोर्टर्स अनकट, सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज मेरे साथ फिर से वे रिपोर्टर हैं जो अपने फील्ड के मास्टर हैं, फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, आपके लिए खबरें लेकर आते हैं। खबरों के पीछे क्या खबर है, क्यों ये खबर बन रही है, इस खबर के पीछे का सच क्या है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो ऐसे रिपोर्टर्स के साथ हम बात करेंगे जहां बात होगी बेधड़क, कुछ भी एडिट नहीं होगा और हम सब कुछ जो भी यहाँ बातचीत करेंगे बिना काटे छाटे आप तक लेकर आएंगे। तो रिपोर्टर्स अनकट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बाईं तरफ है सुमित अवस्थी, इनको आप सब जानते हैं, देश के नामी गिरामी एंकर हैं और अब टाइम्स नाउ नव भारत के साथ जुड़े हैं और इनका एक शो चक्रव्यूह आप हर दिन शाम 7 बजे देख सकते हैं टाइम्स नाउ नव भारत के चैनल पर। तो सुमित जी, बहुत बहुत बधाई आपको आपके नए कार्यक्रम के लिए। आपने बढ़िया प्लग इन कर दिया अपने शो में, मेरे शो के साथ। नहीं, और ये इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अरे नहीं, बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, इतना कीमती समय देकर आप आए हैं। और मेरी दाईं तरफ है रंजिता कांग्रेस की नब्ज पकड़ती हैं। राहुल गांधी कब क्या सोचते हैं, क्यों नहीं ऐसा करते हैं, क्यों नहीं वैसा करते हैं, प्रियंका क्यों नहीं आगे आती हैं, प्रियंका क्यों पीछे रह जाती हैं, रंजिता को सब कुछ पता होता है। तो आज हम बात करेंगे दिन दो दिग्गज रिपोर्टर्स एंकर्स के साथ। रिपोर्टर्स अनकट में जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रंजिता, कांग्रेस की बात शुरू की है मैंने तो आप ही के पास पहले आऊंगी। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह क्यों आरएसएस की तारीफ करने लगे हैं, जबकि कट्टर आलोचक आरएसएस के, बीजेपी के, हर बात पर नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करने वाले, आरएसएस को घेरने वाले दिग्विजय सिंह को क्या हो गया कि ट्वीट कर दिया और बवाल मचा दिया? क्या हो गया दिग्विजय सिंह को? दिग्विजय सिंह है। और जो दिग्विजय सिंह को जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ना तो वो कभी पार्टी की परवाह करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब भी कोई इस तरह का बयान, चाहे वो संगठन से जुड़ा हुआ बयान हो या फिर किसी दूसरे मुद्दे पर जिस पर कांग्रेस की कोई अलग राय रही हो, दिग्विजय सिंह अपने स्टाइल में रहते हैं और उनको पता है जब वो ज्यादा बोल देंगे तो कांग्रेस क्या कह देगी, इनकी निजी राय है। कई बार कांग्रेस, बिल्कुल, और कई बार कांग्रेस जो है वो कहती है कि दिग्विजय सिंह की वजह से हम सेल्फ गोल कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह संगठन के बहुत माहिर हैं। कांग्रेस जितने साल से मैं देख रही हूँ, कांग्रेस एआईसीसी से इंदिरा भवन शिफ्ट हो गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो ये कि दिग्विजय सिंह के जो लॉयल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लॉयल रहे हैं, कांग्रेस का कोई भी ऐसा जनरल सेक्रेटरी का कार्यालय नहीं है जिसमें दिग्विजय सिंह का आदमी नहीं है। तो इस बात को वो समझ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस अभी कह रही है कि हम संगठन सृजन कार्यक्रम कर रहे हैं और इस बात पर आपत्ति है दिग्विजय सिंह को। वो कह रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस को चुनाव के जरिए बर्बाद करने का काम किया, वही चीज वो संगठन सृजन कार्यक्रम के जरिए मेन कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो पोस्ट था उनका, वो सृजन कार्यक्रम पर उनका इशारा था कि ये मत करिए राहुल गांधी जी। संगठन सृजन जो कार्यक्रम है, प्रतिभा जी, आप कांग्रेस को आप भी बखूबी समझती हैं। कांग्रेस के अंदर संगठन को लेकर जो सबसे बड़े फैसले होते हैं वो गांधी परिवार की तरफ से लिए जाते हैं। बेलगामी में प्रियंका गांधी ने एक प्रपोजल दिया था कि कैसे कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करे, क्योंकि ये धराधर एक एक करके सारे जो विधानसभाएं चुनाव थी, लोकसभा चुनाव में भले ही नंबर बढ़ गए, सरकार नहीं बना पाए, तो वो एक कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी जरूर चल रही थी कि आखिर इसको संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हम लोगों तक अपनी बात कैसे लेकर जाए। तो एक कार्यक्रम तैयार किया गया प्रियंका गांधी के जरिए जिसमें संगठन सृजन का जिक्र था और बेलगामी में इस पर विस्तृत चर्चा की गई कि इसको किस तरह से बनाया जाए। हालांकि उसके बाद अब दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि जो प्रियंका गांधी ने दिया
वो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं। आपको पता है एक धरा कांग्रेस के अंदर है जो केसी वेणुगोपाल को पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से कोई बात करो, राहुल गांधी से समय लेने जाओ तो कहते हैं आप केसी वेणुगोपाल से बात कर दो। उन्हें लगता है कि केसी वेणुगोपाल दक्षिण की राजनीति को समझते हैं, पूर्व की राजनीति और पश्चिम की राजनीति या हिंदी पट्टी की राजनीति की बात आती है तो भाषा तो समझ नहीं पाते, वो राजनीति को किस तरह से समझेंगे। तो ये एक परेशानी कांग्रेस के अंदर है। राहुल गांधी के बीच में वेणुगोपाल एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं जो इधर से किसी को बाउंड्री पार नहीं करने देते। हाँ, एक बार मुझे याद है एक अहम मीटिंग थी जिसमें राहुल गांधी ने कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुला लिया। केसी वेणुगोपाल बीमार चल रहे थे, वो केरल में अपने कंस्टिट्यूएंसी में थे। उन्हें जैसे ही खबर लगी कि ये एक बड़ी मीटिंग हो रही है और वो संगठन में बड़े बदलाव को लेकर हो रही है, वो अपनी बीमारी छोड़ के इलाज पूरा छोड़कर और वापस दिल्ली आ गए। ऐसे भी होता है। सुमित जी, आप बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं, क्या हो गया? फोन में कुछ खास मैसेज आया क्या कल के आपके प्रोग्राम को लेकर दर्शकों का? नहीं, वो सब तो छोड़ दीजिए, वो जो आए सो आए। हाँ। दिग्विजय सिंह के ऊपर आपकी कोई चर्चा कर रही है और रंजीता ने इतने अच्छे से बताया कि दिग्विजय सिंह अपने आप में सब कुछ है। तो एक शेर मेरे एक दर्शक ने लिख के भेजा, हालांकि किसी और जगह था, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पढ़ के सुना देना जरूर, चाहिए। जरूर, इरशाद। एक्स पर आया, विशाल मल्होत्रा नाम के एक व्यक्ति हैं जो मुझे लगातार रोज पोस्ट करते हैं, किसी ना किसी बात पे कमेंट करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो शेर उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया, लेकिन ये आज की तारीख में दिग्विजय सिंह पर बड़ा मुफीद बैठ रहा है, तो मेरे को पढ़ देता हूँ। थोड़ी सी चुहलबाजी भी होनी चाहिए डिजिटल में। आपने कहा कि बगैर काट छाट के आप दिखाएंगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं कटेगा, कोई एडिटर कुछ एडिट नहीं करेगा इसमें। तो दिग्विजय सिंह जी, आप माफ कर दीजिएगा मुझे, उसको मजाक की तरह लीजिएगा। ये शेर कहता है कुछ इस तरीके से, मेरी हिम्मत से टकराने की कोशिश ना करना। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मेरी हिम्मत से टकराने की कोशिश ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। ये अलग बात है, तूफानों का रुख मोड़कर वो ऊपर ले जा रहे हैं कि नीचे ले जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस को तय कर रहा है, तूफान खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया उन्होंने। सबको पार्टी में कतार लग गई उनके उस पर रिस्पॉन्स करने वालों की। एक नहीं, आप दिग्विजय सिंह को आप जब से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप जब से सोशल मीडिया का जमाना आया, आप दिग्विजय सिंह को इग्नोर कर ही नहीं सकते। दिग्विजय सिंह के कई बयान, कई वक्तव्य, कई चीज़ें ऐसी आ चुकी है, इतिहास है। कल जब हम रिसर्च कर रहे थे अपने शो के लिए, मैं उस स्टोरी के साथ इंसाफ नहीं कर पाया चक्रव्यूह में, इतने सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मिले दिग्विजय सिंह के, इतने सारे मिले। तो मेरी जो टीम थी कॉपी राइटर्स की, उन्होंने पूछा सर कौन सा रखे कौन सा छोड़े, क्योंकि सब 15-20 मिनट तो दिग्विजय सिंह के अतीत में जा रहे हैं, हम प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, इतने बयान हैं। तो दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उसका मतलब तो है, क्योंकि उन्होंने, देखिए वो सिर्फ ट्वीट नहीं है, उस ट्वीट में कुछ लोग टैग भी किए गए, उसमें नरेंद्र मोदी को टैग किया गया ऑफिशियल हैंडल को, और आखिर में जय सिया राम लिखा गया, हैशटैग जय सिया राम भी लिखा गया। तो वो दिग्विजय सिंह का ये इशारा करना, क्या दिग्विजय सिंह सिर्फ केसी वेणुगोपाल से नाराज है जैसा कि रंजीता इशारा कर रही है, या वो पार्टी के भीतर कुछ ऐसा करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं जो अभी किसी ने सोचा नहीं है? दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में से, हमारा अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, रंजीता भी इस बात को जानती है कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते थे। दिग्विजय सिंह, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब उनकी पार्टी ने जो काम दिया वो काम किया। उन्होंने 10 साल कुर्सी नहीं लेने की संकल्प लिया था, आज चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश का, वो नहीं ली उन्होंने, वो सब काम किया। लेकिन कभी टंचमाल कह देना, महिलाओं के लिए एक टिप, मीनाक्षी नटराजन वाले इशू को लेकर, उनकी अपने पार्टी की सांसद थी वो, उसके बाद कई ऐसे बयान हैं, राम मंदिर को लेकर बयान दिया, हाँ, बाडला पे आंसू बहा, बिल्कुल। तो ये सब चीजें दिखाती है कि दिग्विजय सिंह जो करते हैं वो लंबी राजनीति में करते हैं, और ये उस दिन कर रहे हैं जब कांग्रेस की बैठक चल रही है, CWC देश भर की, ठीक उसी बीच में जब बैठक चल रही है, खबर आती है, सारा का सारा फोकस CWC से चेंज हो जाता है। लोग बाग मनरेगा और जी राम जी जिसकी कांग्रेस कैंपेन चलाने वाली है, वो खबर पीछे छूट गई। हम आज 2 दिन बाद भी दिग्विजय सिंह पे चर्चा कर रहे हैं, और वो पोस्ट करके बैठते भी किसके बगल में है? शशि थरूर के बगल में बैठते हैं। शशि थरूर फिर आके उनके बयान के बारे में उस पर एक तरह से इंडोर्स करते हैं उसको, है ना? उनको पता है कि उनको ये बात कहकर कहाँ जाना है। तो ये कोई G23 नया बन रहा है क्या? यही पूछना चाह रहा था आपसे कि कोई G23 बना गुलाम नबी आजाद वाला, जिसमें धीरे धीरे करके सब बाहर हो गए, तो ये क्या नया G23 बन गया है? तो देखिए ना सुमित, G23 के जो नेता और उपनेता कहे जा रहे थे कि गुलाम नबी आजाद जो थे उनका ब्रेन था, और जो लिखावट थी, क्योंकि जिस तरह की इंग्लिश उसमें इस्तेमाल की गई थी, जिस तरह से गांधी परिवार और कांग्रेस की लेगेसी की बात की गई थी, ये सारे शब्द कहे जाते हैं कि वो आनंद शर्मा ने ड्राफ्ट किए थे। तो नेता और उपनेता जो है
एक तो पार्टी छोड़ गए, दूसरी पार्टी बना गए। दूसरे जो है उन्होंने कांग्रेस के एक दो जो बड़े पद पर वो रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं कुछ जस्टिस नहीं कर पा रहा। हाँ, अभी चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन उसके बाद उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जितने और G23 के दूसरे नेता रहे, वो अलग अलग जगह पर कांग्रेस पार्टी ने उनको स्थान दिया, ये दिखाने के लिए कि हम बड़े नेताओं के साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व, नर्मदा यात्रा भी दिग्विजय सिंह का ही लाया हुआ था। तो हिंदुत्व को लेकर दिग्विजय सिंह ऐसा नहीं है कि आरएसएस को प्रेज कर रहे और हिंदू को वो नफरत करते हैं। हिंदू की बात वो कांग्रेस में रहते हुए कई दफा उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा बीजेपी चलाती है वो हिंदुत्व नहीं है, वो एक अलग हिंदुत्व है। और वो हिंदुत्व कौन सी, जो राहुल गांधी कई बार बताते हैं कि हिंदुत्व लड़ना नहीं सिखाता। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक बार दिग्विजय सिंह को अपना गुरु भी बताया था कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ दिग्विजय सिंह से। उस दिन अभी क्या कोई काम कर गए क्या? आप अपना काम कर ये बात सही है क्या कि राहुल गांधी ने जो परसों जो स्थापना दिवस थी कांग्रेस की, उसमें दिग्विजय सिंह को ये कहा है कि आप अपना काम कर गए? हाँ, बिल्कुल कहा है। अब उसके भी 2 मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वो कमेंट था दिग्विजय सिंह पर या सच में संगठन में कुछ गड़बड़ है, या फिर राहुल गांधी के इशारे पे उन्होंने किया। ये कह गया ना कि काम कर गए, तो ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी ने कोई काम असाइन किया था उनको? नहीं, राहुल गांधी आजकल केसी वेणुगोपाल को ही सारे काम असाइन करते हैं, ये कांग्रेस के नेता भी समझते हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह से थोड़ी दूरी हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे रोड जो पूरा मैप था वो दिग्विजय सिंह ने बनाया, लेकिन धीरे धीरे एक डिस्टेंस बनता चला गया राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह में। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है, इससे कई बड़े नेता ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के पास कोई पद है पार्टी में? पार्टी के अंदर ऐसी कोई पद कोई संगठन में जिम्मेदारी नहीं, कोई बिल्कुल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। बस तो वो आंसर। उनके पास कुछ नहीं है, उनको कुछ चाहिए है। उनको पार्टी के अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना था कि भाई मैं हूँ। कई नेता यही कह रहे थे कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनके अपने बेटे को। तो उनकी तरफ से क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो हमने भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा देखो 80 साल का मैं हो गया हूँ, 3 बार मेरा बेटा विधायक हो गया, अब मुझे पॉलिटिकली उसको एस्टेब्लिश करने की जरूरत है नहीं। 80 साल के बाद मैं राज्यसभा फिर चाहता हूँ, इस तरह की उम्मीद है नहीं, और ना मैं उम्मीद लगा कर बैठा हुआ हूँ। तो ये 2 चीजें हटाकर जो भी दिमाग में तुम्हारे आता है वो हर चीज। नहीं तो क्या ऐसा माने कि सिर्फ दिग्विजय सिंह ही ऐसे हैं कांग्रेस में जिनको बड़ी चिंता हो रही है संगठन में बदलाव की, संगठन को लेकर बड़े ही वो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं? सुमित, ऐसा लग रहा है क्या दिग्विजय सिंह ही एकमात्र नेता ऐसे बचे हैं? नहीं, ऐसे कई लोग होंगे। कांग्रेस पार्टी में जो भी नेता इस वक्त 65-70 के ऊपर है, वो कहीं ना कहीं एक जो राहुल गांधी की नई टीम बन रही है, और खासकर केसी वेणुगोपाल की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा है। वो आपको मिल जाता है, वो आपको टकरा जाता है, वो कहीं ना कहीं कॉफी के आप बैठिए उनके साथ कॉफी पीजिए, उनकी वो खुंदक, उनकी वो भड़ास, उनकी वो परेशानियां सामने आती हैं। तो ये राहुल गांधी के लिए भी मैसेज है। और मुझे तो इस कहानी के पीछे जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया या कहा, मेरे ख्याल से केसी वेणुगोपाल तो निशाना है ही है कि उनके चंगुल से वो पार्टी को निकालना चाहते हैं। वो ये उनको निशाना बना रहे हैं प्रियंका गांधी के पीछे खड़े होकर। वो गांधी परिवार के करीब आना चाह रहे हैं कि अब बहन के पास कमान आ जानी चाहिए। भाई 3 चुनाव में रह लिया ना, 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या हुआ, 42 से बढ़ के 99 पहुंची है ना, 42-44 जो भी थी 14 में, और अब 99 में पहुंची। तो अब कब तक राहुल गांधी के पीछे हम रहेंगे? क्यों नहीं प्रियंका गांधी, जो आज भी ज्यादा अच्छा उनका परफॉर्मेंस दिखाई दिया, कम से कम प्रेजेंट संसद में भी दिखता है, संसद में भी दिखता है, जब वो बोलती हैं तो उनका भाषण मैच्योरिटी लेवल ज्यादा दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह की इस चाल के पीछे, इस साजिश के पीछे, इस सोच के पीछे, जो भी आप उनको जुमला कह लीजिए, शब्द जोड़ लीजिए, वो प्रियंका गांधी की नजरों में चढ़ना चाहते, प्रियंका गांधी के करीब आना चाहते। और प्रियंका गांधी की जो नई टीम बने, अगर बन रही है, रंजीता बताएंगी, रंजीता कवर कर रही है, तो मुझे उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनना है। जो अहमद पटेल का रुतबा हुआ करता था सोनिया गांधी के जमाने में, उस जगह पर उसकी तरफ हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं। और है प्रियंका की एक अलग टीम, भले ही आप घोषित बोले या अघोषित तौर पर बोले, कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर और अब जो हम सेकंड लेयर के जो नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी के यंगस्टर ब्रिगेड की बात की जाए या फिर वो लोग जिनको पद नहीं मिला नाराज चल रहे, हर राज्य में एक राहुल गांधी का नेता है, एक प्रियंका गांधी का नेता है। और ये
जब संगठन में बदलाव होते हैं उस समय जब लिस्ट निकलती है कि अच्छा ये सेक्रेटरीज की लिस्ट है और ये प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट है, ये जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट है, उसमें भी हाँ बिल्कुल उसमें जब हम वो लिस्ट देखते हैं तो देखते हैं अच्छा 4 राहुल गांधी की टीम के आ गए, अच्छा गणेश गोंदियाल को उत्तराखंड का अध्यक्ष बना दिया गया, अरे ये तो प्रियंका गांधी की टीम के, अच्छा राज्यसभा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि राज्यसभा किनको दिया जाए, अच्छा इमरान प्रतापगढ़ी को बना दिया, तो ये इतने पॉपुलर नेता तो नहीं थे, तो कैसे आए, तो भाई प्रियंका गांधी के चहीते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजीव शुक्ला उनके चहीते हैं, तो ये पूरी फेहरिस्त है कांग्रेस के अंदर। और वो बिल्कुल वो दिखता भी है कि आप किसी भी नेता से बात कर ले, आप 10 मिनट ऑफ कैमरा बात कर लीजिए, उनकी चॉइस। अभी इमरान मसूद ने कह दिया कि उनको बना दो, प्रियंका जी को दे दो जी कमान, आओ राहुल जी आप छोड़ो कुर्सी, प्रियंका जी को जाने दो। हाँ, तो टीम के लोग काम कर रहे हैं, कुछ बयानों से कर रहे हैं, कोई पोस्ट से कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब 2029 के चुनाव तक लोकसभा, हालांकि बहुत दूर की बात है और हाइपोथेटिकल लग सकता है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन क्या 2029 के चुनाव तक हम नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी हम देख सकते हैं क्या? मतलब ये जो कह रहे हो कि खिचड़ी पक रही है, टीम काम कर रही है प्रियंका गांधी के लिए, सुमित आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आपको क्या लगता है? हमने पिछले आपके एपिसोड में ये बात की थी, ये टॉपिक छेड़ा दिया था कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक नया कमान देनी होगी, क्योंकि वहां पे नितिन नवीन आ गए हैं, उस उम्र के उन्होंने नया चेहरा दे दिया है, उन्होंने नई टीम बिल्डिंग की इशारा कर दिया है। 45 इयर्स के हैं वो। हाँ, और प्रियंका गांधी भी तो हालांकि 45 साल से बड़ी है, 50 साल के आसपास होंगी प्रियंका, मुझे उम्र का एग्जैक्टली आइडिया नहीं, 50-51 के आसपास होनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी को कमान क्यों दी जा सकती है? आप जो 29 तक की बात कर रही है, मैं तो 29 में जा ही दे रहा हूँ, ये सब काम 26-27 के बीच हो सकता है, क्योंकि खड़गे साहब का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, मेरे ख्याल से जून या जुलाई में राज्यसभा उनका खत्म होगा। खड़गे साहब ऑलमोस्ट 84-85 के आसपास आ चुके हैं, कब तक? 28 तक वो अध्यक्ष रहेंगे। हाँ, अध्यक्ष के तौर पर 28 तक रहेंगे, लेकिन राज्यसभा जब एक बार चली जाएगी तो राज्यसभा में नेता बनने की बात आएगी, तो वहाँ सोनिया जी ऑलरेडी मौजूद है, राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिनेरियो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी के पास पार्टी की संगठन की कमान आ सकती है, विधायी कामों के लिए माँ और भाई है, पार्टी के संगठन के काम के लिए, और संगठन को ही मजबूत करना है, वहाँ तो जो नंबर है वो तो ऑलरेडी है। मैं तो संसद में भी देखती हूँ कि राहुल गांधी जनरली अंग्रेजी में बोलते हैं, जब वो बड़े मुद्दे पे बोल रहे होते हैं, ऐसे मुद्दे जो कि जनता को कनेक्ट करते हैं, उसमें वो अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन वहीं प्रियंका गांधी जब बोलती हैं तो वो हिंदी में बोलती हैं, नेहरू की बात करती हैं, इंदिरा की बात करती हैं, सबको चुन चुन कर वो एक एक जो प्रहार करती हैं अपने, वो हिंदी में करती हैं, तो वो आम आदमी को कनेक्ट भी करता है। प्रतिभा, जो संसद में जिस तरह से हमने प्रियंका गांधी को देखा, आपको राहुल गांधी दूसरे के भाषण सुनते हुए नजर नहीं आएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री बोल रहे हो या अमित शाह बोल रहे हो, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता को सुनना चाहिए। प्रियंका गांधी जब कोई बड़ा नेता बोल रहा होता है, वो संसद में रहती है, वो कागज और कलम के साथ बैठती है, वो नोट करती है, और उनको ये पता है कि अच्छा इसमें ये चीजों पर सवाल किए गए हैं, जिसका जवाब भी मुझे देना है, और इन सारे सवालों पर भी मुझे घिरना है सरकार को। ये तैयार नेता जो होता है वो ऐसे ही होता है। तो ये एक बार नहीं, मैंने जब वायनाड से चुनकर आई उस दौरान जब संसद में पहली बार उन्होंने शपथ लिया, उनका पूरा परिवार पहुंचा हुआ था, बेटी उनकी मदर इन लॉ, उनके हस्बैंड आए हुए थे, सब उस दिन मौजूद थे। और जब हमने उनके बेटे से बात की, रेहान से, तो उन्होंने कहा कि मम्मी ने ये भी पहले से सिलेक्ट किया था कि आज उनको साड़ी कौन सी पहननी है, और वो इंदिरा गांधी की साड़ी, जो इंदिरा गांधी जी ने कभी उनको गिफ्ट की होगी, वो साड़ी पहनकर उन्होंने संसद में शपथ ली। वो प्रतिमूर्ति लगती है इंदिरा गांधी, वो इमोशनल पॉलिटिकल, आप देखिए पिछला जब उन्होंने अपना संसद में उन्होंने वंदे मातरम पर जब अपनी बात उन्होंने रखी, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा, राहुल और राजीव और इसकी अगर बात करनी है तो डिस्कशन के लिए एक अलग समय रख लेते हैं। जितने घंटे मतलब कटाक्ष भी मुस्कुरा कर करना, यही राजनीति होती है, और ये प्रियंका गांधी को पता है कि किस तरह से करना है। क्योंकि और देखिए, एक परंपरा जो राहुल गांधी ने खत्म की, उसकी भी बात हो रही थी कि जब संसद का सत्र खत्म होता है, स्पीकर चाय पर बुलाते हैं, पिछले 3 बार से राहुल गांधी नहीं पहुंचे वहां, कई राजनीतिक पार्टियों ने बहिष्कार किया, लेकिन प्रियंका गांधी वहां पहुंची। तो एक जो मजा हुआ राजनेता होता है वो भी तब पहुंची जिस दिन जी राम जी का बिल पास हुआ लास्ट में, जिसके खिलाफ कांग्रेस कैंपेन छेड़ रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया उस दिन सीडब्ल्यूसी के बाद कि हम जनवरी में बड़ी रैली करेंगे। प्रियंका गांधी का जो राजनीतिक तौर पर जो मैच्योरिटी लेवल है, वो बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी को इस तरह के नेता की आवश्यकता थी। मिसिंग फैक्टर था, मिसिंग फैक्टर, बिल्कुल। मैं इस पर आगे कमेंट करूं उसके पहले हमको बधाई दे देनी चाहिए, आज ही उनके बेटे की एंगेजमेंट की खबर भी आ रही है।
रेहान वाड्रा के गर्लफ्रेंड है पुरानी, जो इंस्टाग्राम पे अक्सर उनके साथ दिखती है, अवीवा बेग नाम है उनका। और अभी आपके पास जहाँ इस रिकॉर्डिंग के पहले जब मैं नीचे था तो ये खबर आ रही थी कि रेहान वाड्रा की शायद एंगेजमेंट की ऑफिशियल पुष्टि तो आप ही लोग करेंगे, सॉरी, लेकिन कुछ चैनल पे खबर चल रही थी और एंगेजमेंट हो गई है। राहुल गांधी की नहीं हो पाई अभी तक, तो ये चर्चा का विषय बनेगा कि भांजे ने मामा से आगे बाजी मार दी। ये तो राहुल गांधी का निजी मसला है कि वो क्यों नहीं शादी करते हैं, कब करेंगे, ये तो कई बार तो राजनीतिक भी सवाल लालू जी ने पूछा है, कब करबू बिया, लेकिन वो हंस के टाल देते हैं, ये बताएंगे कर लेंगे, पता नहीं। लेकिन मुझे प्रियंका वाली बात कर रहे थे, लेट मी कंप्लीट दिस। प्रियंका गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी, जो राहुल गांधी की टीम थी जिसके लिए युवा ब्रिगेड कहा गया, जो 2009 वाली टीम थी जब कांग्रेस की काफी 21 या 22 एमपी यूपी से जीत के आए थे, जिसमें जितिन प्रसाद थे, जिसमें आरपीएन सिंह थे, सारे युवा चेहरे थे उस समय। ये लोग उस वक्त भी प्रियंका गांधी के लिए ज्यादा इनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर था, या प्रियंका गांधी को नेता के तौर पर देखना चाहते थे। उस दौरान मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता था, कई नेताओं के साथ कैंपेन में गया, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया था, तो ये बात कहते थे कि जो बहन के अंदर जज्बा है, जो बहन के अंदर जिद है चीज़ों को पूरा करने की, वो भाई में नहीं दिखाई देती है। और ये तमाम लोग जो वही सेकंड जो बी टीम थी, या कह लीजिए जो राहुल गांधी की टीम थी, वो धीरे धीरे कर इन 10-12 सालों में निकलकर बीजेपी में आ गई। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको यूपी का प्रभारी बनाया गया, आधे यूपी का, है ना, वही जितिन प्रसाद वहाँ चले गए, वही आरपीएन सिंह वहाँ चले गए। जब संसद में प्रियंका से मिलते हैं तो काफी बढ़िया से, अब मुझे नहीं पता मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या इक्वेशन है आपस में लोगों की, पर प्रियंका गांधी के साथ बहुत सी उम्मीद है। और प्रियंका गांधी का बोझ बहुत ज्यादा उनके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने नए लोग हैं, जैसे इमरान प्रताप गढ़ी आपने एक नाम लिया, वो प्रियंका गांधी को ही अपना बॉस मानते हैं। इमरान मसूद ने जैसे कहा, इन लोगों के लिए राहुल गांधी से बड़ा नेता इनको लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा है। और ऐसे में अगर प्रियंका गांधी को ये कमान अगर नहीं मिली, तो ये जो लीडरशिप है, एक असंतोष का भाव जो है तो देर सवेर पैदा हो सकता है। फिर और असंतोष के भाव में क्या होता है, फिर आदमी छिटकता है, यहाँ वहाँ जाता है। लेकिन अब राहुल गांधी, रंजिता वैसे मैं पूछती हूँ, कई बार राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं और कई बड़े पत्रकार जो है लेखों में लिखते हैं कि सोनिया गांधी पुत्र मोह नहीं छोड़ पा रही हैं और इसलिए राहुल गांधी से वो कमान नहीं ले पा रही, प्रियंका को आगे नहीं कर पा रही। मुझे नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता होगा, और हम में से कोई भी नहीं जानता कि व्यक्तिगत घर में, परिवार में क्या होता है किसी के। लेकिन क्या ये बात सही है कि प्रियंका गांधी को लेकर कहीं ना कहीं, मतलब आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हो कि सोनिया गांधी में कहीं कोई हिच है कि प्रियंका को आगे ना किया जाए, क्योंकि राहुल पर बात आ सकती है, यदि उसको कर दिया तो राहुल गांधी की लीडरशिप पर बात आ सकती है, कहीं कोई बात? देखिए राहुल गांधी कार्यकारी अध्यक्ष के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये पूरा पीरियड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस दौरान जब कांग्रेस के नेताओं से हमारी बात होती थी, वो कहते थे कि सोनिया गांधी हमसे मिलती नहीं है। सोनिया गांधी हमेशा नेताओं से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए जानी जाती है, क्योंकि भले ही एक क्लोज डोर वो मिलती थी, लेकिन वो नीचे के जो नेता है, हालांकि क्योंकि उनके पास एक बड़ा हैंड था, अहमद पटेल उनके पास थे, जो उनको नीचे से जो बात हो रही है, जो कांग्रेस के अंदर जो असंतोष चल रहा है, जो नाराज नेता चल रहे हैं, उनको एक कड़ी से जोड़ने का काम अहमद पटेल करते थे और वो सारा फीडबैक सोनिया गांधी को लाकर देते थे। उन नेताओं के बीच ये बात होती थी कि जब हम समय मांगते हैं वो समय नहीं देती, और उनके तरफ से सिर्फ एक लाइन निकल कर आता है कि टॉक टू राहुल। मतलब वो नेताओं को ये इन्फोर्स करती थी कि अब आप उनसे बात कीजिए, यानी आप राहुल गांधी से बात कीजिए। हाँ, वो धीरे धीरे वो ट्रांसफर का दौर शुरू हो गया था और ये बात कांग्रेस के नेताओं को भी समझ आ रही थी। उसके बाद नाराजगी कहाँ शुरू हुई, जब राहुल गांधी ने समय देना बंद कर दिया नेताओं से। जब आप नेताओं से बात नहीं करेंगे, सोनिया गांधी पहले ही बात नहीं कर रही थी, वो कह रही थी आप राहुल गांधी से बात करें, राहुल गांधी से बात करने के लिए जाए तो वो केसी वेणुगोपाल के पास भेज दे। तो कई ऐसे सीनियर नेता हैं जिन्होंने केसी वेणुगोपाल से पहले अपनी राजनीति शुरू की। उन्हें ऐसा लगता था कि वो क्या जाकर केसी वेणुगोपाल को बताएंगे कि बिहार में क्यों हम हार रहे हैं, यूपी में हमारा संगठन क्यों नहीं मजबूत हो पा रहा है, उस समय जब प्रियंका गांधी वहां पे प्रभारी है। तो ये तमाम चीजें केसी वेणुगोपाल किस तरह समझेंगे। तो ये एक दूरियां जो है वो खाई में तब्दील होती चली गई। और इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जब दिग्विजय सिंह, क्योंकि मैं घूमकर फिर उसी विषय पर जाऊंगी, कि दिग्विजय सिंह ने जो ये पोस्ट किया है इसका असर दिख रहा है। असर किस तरह दिख रहा है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी वाले दिन यानी 27 तारीख को दिग्विजय सिंह ने बैठक से पहले ये पोस्ट किया। उस दिन पूरी चर्चा उसी पर चली। अगले दिन 28 को कांग्रेस का स्थापना दिवस था। इंदिरा भवन जो कांग्रेस का नया कार्यालय है, वहां जो है कार्यक्रम हुआ
सूत्रों का ये कहना है कि सोनिया गांधी ने चौथी मंजिल पर, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कमरे में 1 घंटे तक बैठक की। उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सिर्फ मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। ये तीनों नेताओं ने बातचीत की और ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अब इस पूरे मामले में इंटरवीन कर रही है, वो लेना चाह रही है, मतलब वो दखल दे रही है। वो कह रही है कि दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं और कांग्रेस के और कितने नेता इस तरह की बात कह रहे हैं कि क्या संगठन सृजन जो कार्यक्रम है वो सच में संगठन को कमजोर कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, अध्यक्ष बाद में चुना जाएगा, जिला अध्यक्ष पहले बना दिए गए, और जिला अध्यक्ष किसके साइन पर बन रहे हैं? केसी वेणुगोपाल के साइन पे। तो जो अध्यक्ष को काम तो अध्यक्ष को लेना होता है, जो राज्य में जो अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष, तो टीम तो उसकी होगी ना। टीम उसकी, जब टीम उसकी बात ही नहीं सुनेगा तो किस बात की टीम है? और टीम जो अध्यक्ष होते हैं वो टीम अपनी बनाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को देख करके। तो प्रतिभा ये माना, हाँ बिल्कुल, और ये माना जाए कि 2026 में अगर प्रियंका सोनिया गांधी सच में इंटरवीन कर रही है और वो सुन रही है नेताओं को, एक बदलाव की बात भी कही जा रही है, जैसे सुमित जी ने कहा कि एक एज फैक्टर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, तो क्या कार्यकारी अध्यक्ष होगा? और अगर कार्यकारी अध्यक्ष होगा तो क्या वो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी जाएगी, या कोई इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जिसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, बड़ी भूमिका जो है वो प्रियंका गांधी को मिल सकती है, ऐसी जो अभी परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं ना कब तक। सुमित, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि 29 से पहले बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं तो अगले साल में बोल रहा हूँ। हाँ, अगले साल। ये जो बंगाल के चुनाव खत्म हो गए, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी वाले जो 5 राज्यों में चुनाव है मार्च अप्रैल में, इसके बाद बदलाव दिखना चाहिए। लेकिन आप जैसे जो दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट किया है, वो संगठन और संघ की जो शक्ति के बारे में बात की है। आप बीजेपी और संघ के काम करने का तरीका भी देखिए, इस पर भी बात थोड़ी सी होनी चाहिए। अभी अमित शाह बंगाल में डट गए हैं, नया साल आने वाला है, कल 31 को पूरा देश जो है, हम सब मतलब इस खुमारी में रहेंगे, नया साल मनाना है। लेकिन बीजेपी का 2026 बंगाल मिशन जो है वो शुरू हो गया। अमित शाह वहाँ डटे रहेंगे 3 दिनों तक, और बिहार में भी हमने देखा कई मंत्री और सारे बड़े बड़े नेता वहाँ डटे हुए थे। तो कांग्रेस में ये चीज क्यों नहीं आती है कि जब एक तो राहुल गांधी ही गायब हो जाते हैं, बिहार में चुनाव हुआ और पहले तो उन्होंने पदयात्रा निकाल ली, सब कुछ माहौल बना दिया, और इलेक्शन से जब ये इलेक्शन टिकट बांटा तो वो गायब हो गए। इनफैक्ट आपकी बात में एक लाइन और जोड़ दूं मैं प्रतिभा, कि राहुल गांधी ने बिहार में जो यात्रा निकाली और फिर एसआईआर का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया, ये वोटर लिस्ट में फेरबदल किया जा रहा है, नाम काटे जा रहे हैं, उसको बीजेपी ने शुरुआत में, बीजेपी गफलत में रही कि कैसे उठाना चाहिए, लेकिन बीजेपी को चुनाव के 2 महीने पहले समझ में आया कि ये तो जो काम कर रहे हैं ये हमारा काम मजबूत कर रहे हैं। घुसपैठियों तो जोड़ दिया बीजेपी ने, और वो घुसपैठियां सबसे अधिक तो बंगाल और असम में है। अब जब बिहार का चुनाव पूरी तरीके बीजेपी टर्न अराउंड कर चुकी है आरजेडी कांग्रेस से लेके, अब आप सोचिए कि जब वो बंगाल में जाएगी जहां पर ज्यादा बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, कम से कम 4 या 5 जिले ऐसे हैं जहां पे 65-70% मुस्लिम आबादी है, जहां पे कम से कम 24, 25, 28 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जो मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। उन जिलों में जाकर बीजेपी जब कैंपेन करेगी या उन जिलों के बहाने जो कैंपेन करेगी, तो आप मान के चलिए वो कांग्रेस पार्टी जो वहां पे नंबर 3 की पार्टी मानी जाती थी, मतलब टीएमसी और बीजेपी के बाद कांग्रेस पार्टी थी, उस जगह को कांग्रेस पार्टी दिख नहीं रही है। कहीं कोई सुगबुगाहट ही नहीं है बंगाल को लेकर, कांग्रेस में कोई चिंता है? मतलब उनको तो लग भी नहीं रहा है कि उनके लिए कोई स्पेस बनेगी। बंगाल के लिए मैं ये कहूंगी, बंगाल में कांग्रेस के जो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद अधीर रंजन चौधरी जो है वो लोकसभा में है कांग्रेस में, अभी है कांग्रेस में। ये सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग शशि थरूर वहां जाने वाले, अधीर रंजन चौधरी वहां जाने वाले, दिग्विजय सिंह का भी सुना, बहुत सारी बातें वहां जाने की चर्चा लोकसभा के वक्त भी थी, लेकिन मुर्शिदाबाद जो सीट उनकी है वो उनको लगता है वो मुफीद नहीं है। वो मुर्शिदाबाद क्योंकि वो पूरा वो मुस्लिम डोमिनेटिंग ही है, और यही वजह है कि टीएमसी ने एक वीआईपी चेहरे को उतार करके इस पर अधीर रंजन चौधरी, हुमायूं कबीर तो इनके साथ अधीर रंजन चौधरी के साथ काम कर चुके हैं, उनके साथ बड़ा करीबी रिश्ता था, और ये तो उन्होंने उनके लिए तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कठिन कर दिया। मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन होगा, बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी ने बड़ा अच्छा कार्ड खेल लिया है, इसका इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है। जैसे ओवैसी के लिए हम बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, अब हुमायूं कबीर के बारे में भी ये लोग बोलने लगेंगे। तो मतलब मुझे लग रहा है बंगाल में तो हुमायूं कबीर सुनाई दे रहे हैं, ममता सुनाई दे रही है, बीजेपी सुनाई दे रही है, कांग्रेस की कहीं कोई चर्चा नहीं है। और फिर एक स्टेट हारेंगे तो ऐसे ही बस थोड़ी सी प्रतिक्रिया आएगी, उसके बाद सब ठंडा पड़ पहले तो कमेटी भी बन जाती थी प्रतिभा जी, जब कांग्रेस हारती थी तो एक कमेटी बनती थी, याद है आपको? हाँ, एंटनी कमेटी, जिसको हम अंतहीन कमेटी कहते थे, कि उसकी रिपोर्ट कभी बाहर नहीं आती थी और ना ही उस पर कभी किसी तरह का संज्ञान लिया जाता था। अब वो कमेटी भी नहीं बनती,
अब एंटनी साहब के बेटे ही खुद बीजेपी में आ गए। बीजेपी में चले रिपोर्ट गए। पढ़ते पढ़ते वो जो है समझ में आ गया कि इस पर कुछ नहीं होने वाला है, तो वो रिपोर्ट भी अंतहीन हो गया और वो बीजेपी में चले गए। तो अब रिपोर्ट भी नहीं बनती, ना कोई कमेटी बनती है, ना हार की जिम्मेदारी लेके कोई नेता इस्तीफा देता है। असम में गौरव गोगोई थोड़ी से प्रोएक्टिव रहते हैं। गौरव गोगोई का क्या वहां पे असम में क्या दिख रहे हो आप? ये असम में देखिए निश्चित तौर पर एक जो वहाँ माहौल अब, बड़ा चेहरा असम में है तो क्योंकि एक लेगेसी है उनकी अपनी, तरुण गौरव तरुण गोगोई के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट उनके साथ है। हालांकि इस बात को लेकर भी वहां चर्चा चल रही है कि अगर पीसीसी, अगर प्रदेश अध्यक्ष आपने बना दिया है गौरव गोगोई को, तो मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री की घोषणा करने से क्या होगा कि आमने सामने की लड़ाई दिखेगी। और ये भी चर्चा कह रही है कि नहीं, कांग्रेस की ये परंपरा नहीं रही है कि वो मुख्यमंत्री की घोषणा करे। तो परंपरा तो नहीं थी, तो यहाँ बिहार में आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों कर दी? क्यों करवा दी? सहमति दी थी आप? गौरव के अलावा और कौन चेहरा है कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस के तो- पास? नहीं है, असम में इस तरह का कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। सब बीजेपी में, हाँ, सब उधर चले गए। इधर ही आ चुके हैं। तो ये एक चर्चा जरूर चल रही है कि गौरव को पूरी जिम्मेदारी दी जाए, और गौरव मेहनत करते हुए दिख भी रहे हैं। आप देखिए संसद में भी असम से आते हैं, हिंदी भाषा पे जिस तरह से उनका कंट्रोल है, जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं। कई बार हमने देखा है कि बीजेपी के सांसद आकर गौरव गोगोई को बधाई देते नजर आते हैं कि आपने बहुत शालीनता से अच्छा बोला। आक्रामक रहते हैं वो। हाँ। शालीनता में भी आक्रामक होते हैं ना। नहीं, पर उनका मुकाबला जिससे है ना वो बहुत आक्रामक आदमी है। हेमंत बिस्व शर्मा से मुकाबला करना, उनके पिता से बहुत सीखा है। हेमंत बिस्व शर्मा के सामने गौरव गोगोई कितने सफल होंगे आज की डेट में, ये एक बहुत बड़ा गेस है ये। लेकिन सुमित, कम से कम आप मेहनत करते दिखते तो हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो अलग छीन बात नहीं रहा है हूं। कि नहीं, आप मेहनत तो अभी- राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल गांधी मेहनत राहुल गांधी भी करते करते हैं। आप कैसे छीन सकते हैं? गलत टाइम पे करते हैं और फिर थक के बैठ जाते हैं। फिर वो जब उठने का समय आता है तो कहते हैं इतना थक गया हूँ कि अब नहीं नहीं, उठा मैं नहीं जाएगा। मानता कि बैठ नहीं जाते, उनके दांव सफल नहीं होते हैं, आप ये कह सकती हैं। वो मेहनत जितनी करके मेहनत तो- वो करते हैं उतना उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। भारत जोड़ो ये यात्रा में दिक्कत है सुमित कि राहुल गांधी अकेले मेहनत करते हैं, पार्टी करती नहीं है उनके पीछे, कि राहुल गांधी से ही जीत और हार सब राहुल गांधी से तय होगा, हमें तो आराम से बैठना है, हमें पद चाहिए, अगर पद नहीं मिला तो हम गाली देंगे। नहीं तो राहुल गांधी तो फिर वो स्टैंड भी तो नहीं लेते हैं। जब आपको देखना हो, जब ये राजस्थान जिता के कोई लाता है तो आप जो है जो जिसने मेहनत की, कम से कम उसके सिर तो सेहरा बांधो। मध्य प्रदेश जिता के जो लाता है, कम से कम उसके सिर पे तो सेहरा बांधो। राहुल गांधी फैसले लेने में भी देरी करते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी, मतलब फैसला नरसिम्हा राव ने भी कहा था कि फैसला नहीं लेना भी अपने आप में एक फैसला लेना है। लेना होता है, तो ये तो कांग्रेस की मर्जी है। तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी में, कि सबको खुश रखना चाहते हैं, सबको खुश, कि चुनाव लोकतांत्रिक जिता के देश ये है। लाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री उसको बना देते हाँ, हैं। ये तो मतलब सोचने की बात होती है ना। वो तो मैं भला कहूँ कि सचिन पायलट पता नहीं अभी तक कैसे तो बचे हुए हैं। कैसे बचे हुए हैं इन सारे आघातों से, इन सारी चीज़ों से। उनकी लॉयल्टी है पार्टी के प्रति कि इतना झेल जाते हैं वो, और वो अपना रास्ता नहीं बदल रहे हैं। तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं उनके अपने को लग रहा है कि उनके पिताजी ने इतना काम किया है कांग्रेस में, तो उस लॉयल्टी को अभी तक निभा रहे हैं। आप कहाँ से शुरू हुए थे? हम दिग्विजय सिंह से, दिग्विजय कहाँ सिंह से हम सचिन गौरव पायलट। गोगोई से होते हुए अब हम सचिन पायलट तक आ गए। जोड़ रही है ना, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बार सचिन पायलट के लिए भी कह चुके हैं कि इनको मुख्यमंत्री पद देना चाहिए। तो ये पूरी टीम जो है। और रंजिता, असम चुनाव के बाद यदि कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पाई या गौरव गोगोई को अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं किया गया, तो बड़ा झटका कांग्रेस को असम से भी लग सकता है, देर सबेर। एक वही राज्य है आने वाले 5 विधानसभाओं में जहाँ कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर सकती है, उनके पास चेहरा है, नेता है, पार्टी का काडर है, संगठन है, और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर है। बल्कि जुबिन गर्ग जो बड़ा मामला है जुबिन वाला। जो सिंगर हैं, जुबिन गर्ग की मौत के बाद तो एक ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, और मैं खुद भी अभी असम गई थी, तो वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी जो है ना, एक नाराजगी लोगों में, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा भी कहा जा रहा है कि एक, और जुबिन गर्ग के प्रति ऐसी दीवानगी है लोगों में, और लोगों को लग रहा है कि उनको न्याय नहीं मिला। उनके गांव में मूर्ति बन रही है, काफी लोग जुट रहे थे उस समय, तो एक जो है नाराजगी हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कहीं ना कहीं वहाँ पे है। तो कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को कैसे अब जो यहाँ पर सत्ता में आ पाती है, कैसे इस कम से कम एक राज्य तो है जहाँ वो कर सकती है, या तो कांग्रेस ही। मतलब असम और केरल 2 राज्य हैं जो कांग्रेस के लिए इन 5 राज्यों में से जो फ्रूटफुल दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो कुछ गेन कर सकते हैं। केरल में दिक्कत है कि शशि थरूर नाराज चल रहे हैं, जो उनका सबसे बड़ा चेहरा है। शशि थरूर कहाँ है किसी को नहीं पता, कांग्रेस पार्टी के अपने नेता नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे साथ है या नहीं है।
यहाँ पे गौरव गोगोई खुलकर आपके साथ हैं। आपके लिए कल भी जो उनका स्टेटमेंट आया कि आई एम एन इंडियन, जो उन्होंने वो चाइनीज बच्चे के साथ जो चकमा के साथ जो हुआ उसकी डेथ पर जो उनका स्टेटमेंट आया, ये बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं। और इस वक्त पे कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को गौरव गोगोई के साथ दिखना चाहिए। आई डोंट नो अब तक ये लोग त्रिपुरा क्यों नहीं गए, उस फैमिली के पास अब तक क्यों नहीं दिखाई दिए कि गौरव गोगोई या राहुल गांधी या कोई नेता तरुण चकमा के पास जाए, उनके अंतिम संस्कार में बच्चे का जो अंजिल का हुआ वो दिखना चाहिए था। नहीं दिख रहा। हो सकता है कि वो पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हो, इस बात को मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस मुद्दे को छोड़ भी नहीं सकते। बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव है भाई, चुनाव का डिफाइनिंग मोमेंट है। देखिए ये आपने सही कहा कि हो सकता है कांग्रेस इस वजह से भी रुक रही हो कि इसको पॉलिटिकल नहीं करना है इस मुद्दे को, क्योंकि मुझे याद है जुबिन गर्ग की जिसकी बात हो रही है, उनके डेथ के बाद लंबे समय, हम कह सकते हैं 2-3 हफ्ते के बाद राहुल गांधी का वहां दौरा हुआ और ये कहकर ये बताया गया कि भाई हम चाह रहे थे कि ये मामला एक बार थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद फिर राहुल गांधी वहां जाएंगे। तो एक कांग्रेस अपने तरीके से थोड़ा सा पॉलिटिकल ये जरूर करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अगर असम की बात हो रही है कि गौरव गोगोई को क्या सच में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी बनाएगी या नहीं बनाएगी, क्योंकि देखिए हरियाणा भी हमारे सामने है जहां कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी, और बिहार भी हमारे सामने जहां कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही थी। तो कहते हैं कांग्रेस के लिए आजकल हम लोग जो बात होती है, कांग्रेस वहां भी काम नहीं करती जहां वो जीत रही होती है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जीत रहे हैं, और और वहां भी काम नहीं करती है जहां कांग्रेस हार रही होती है। तो फिर कांग्रेस काम कहाँ कर रही है? हरियाणा का मुझे याद है कॉन्फिडेंस इतना हाई था, लग रहा था कि बस इस बार तो कांग्रेस आने भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इस बार। कैबिनेट तैयार हो गई थी सब। कैसे आपको लग रहा था? हुड्डा के सामने एसआर के खड़ा हो गया था, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला और किरण, नहीं वो तो अलग लड़ाई थी, वो लड़ रहे थे साफ साफ उनके खिलाफ मुखालफत कर रहे थे। वो लड़ाई थी कि हम वो लड़ाई नहीं कर रही है जी, वो लड़ाई थी कि चुनाव जीत जाएंगे तो बीच चुनाव में, हाँ बीच चुनाव में। लेकिन शुरुआत में तो इस तरह का माहौल था ही कि भाई एज है, कांग्रेस को एज है, तो जीतती हुई दिखे ना दिखे लेकिन एज कांग्रेस को दिख रही थी। टिकट बंटवारे में भी सबको संतुलित रखा कांग्रेस ने, सबसे ज्यादा हुड्डा जो गुट है उसको टिकट दिया गया। देखिए टिकट के बाद नहीं नाराजगी आपको दिखी होगी, शैलजा नाराज नहीं थी, रणदीप सुरजेवाला आपके बेटे को टिकट मिल गया, शुरुआत में कैंपेन करती रही थी, बीच में उन्होंने बीच में बंद कर दिया। रणदीप सुरजेवाला कैथल अपने बेटे की सीट से बाहर नहीं निकले हरियाणा में कि भाई मुझे तो यहीं पे अब रहना है। उनको लग रहा था कि वो लड़ाई थी कि वो लड़ाई ये चल रही थी कि जीत जाएंगे तो सीएम कौन बनेगा। ये वो लड़ाई चल रही थी, जीतो उसके बाद नॉन जाट की वजह से नुकसान में चली गई कांग्रेस। तो चलिए ये थी आज की हमारी बातचीत जो हमने दिग्विजय सिंह से शुरू की। मध्य प्रदेश में बैठे होंगे भोपाल में दिग्विजय जी, और वहां से भोपाल से होते हुए हमने है वो वापस हम फिर हरियाणा तक पहुंच गया। इस बीच हमने बंगाल, असम, हम हर त्रिपुरा, हम हर जगह चले गए। ये बातचीत ही ऐसी होती है, इसे पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक चले जाएंगे। बीच में रंजिता और सुमित न रोके तो शायद ये बातचीत काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी अच्छी दिलचस्प बातचीत है। अगले हफ्ते फिर हम किसी रिपोर्टर को और सुमित अवस्थी जी को लेकर आएंगे आपके साथ। रंजिता बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ऑफिस में राहुल गांधी जी पूछ रहे होंगे, रंजिता अभी तक नहीं आई है, और सुमित जी को अपना वो अपने नेताओं को भी नहीं पूछते और सुमित जी को अपना प्रोग्राम 7 बजे के लिए करना है, तो देखना मत भूलिएगा। सुमित अवस्थी हर शाम 7 बजे चक्रव्यूह लेकर आते हैं, चक्रव्यूह नहीं, चक्र